बिहार में चुनाव हो रहे हैं और नेताओं ने हर बार की तरह या कहें तो इस बार जनता से ऐसे ऐसे वादे किए हैं जिन्हें वो पूरा कैसे करेंगे उनको खुद शायद न पता हो, क्योंकि इन नेताओं का अच्छी तरह से इनको मालूम है कि जनता किन मुद्दों पर वोट देती है। तभी तो इस बार भी नेताओं ने जनता से बढ़ चढ़कर वादा करने में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखी, जबकि इन नेताओं को पता है कि बिहार की गिनती आज भी देश के सबसे पिछड़े प्रदेशों में ही होती है। ऐसे में इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, लेकिन उन्हें तो बस वोट से मतलब है जो किसी भी तरह उनके पाले में आ जाए। तभी कहा जाता है कि वादे हैं, वादों क्या क्या। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। चुनाव आते ही नेता वादों की झड़ी लगा देते हैं। फिलहाल बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और नेता बढ़ चढ़कर वायदे कर रहे हैं। इसमें कोई भी पीछे नहीं है, यानी सत्तारूढ़ एनडीए हो या विपक्षी महागठबंधन। हालांकि इनके कुछ वादे तो ऐसे जिन्हें पूरा करना संभव ही नहीं दिखता, लेकिन चुनावी वादों को लेकर कोई नियम कानून तो है नहीं, इसलिए वोटों की लालच में ये कुछ भी वादा करते जाते हैं। जैसे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए ने चुनावी संकल्प पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया। महागठबंधन की ओर से भी तेजस्वी ने हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का वायदा किया, जिसकी संख्या करीब 2 करोड़ से ज्यादा होगी। बिहार की एनडीए सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत खाते में 10,000 रुपए डाले, साथ ही और भी कई वायदे कर दिए। जबकि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी ने जीविका दीदियों को 30,000 रुपए महीना सैलरी देने का वायदा किया। साथ ही माई बहन मान योजना के तहत भी महिलाओं को 30,000 रुपए सालाना देने का वायदा किया। इसके अलावा भी दोनों संगठनों की ओर से और भी कई ऐसे वायदे किए हैं जिनमें पैसा कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल है। जैसा कि पार्टियां और उसके नेता चुनाव के समय वायदे तो खूब करते हैं, लेकिन जब जनता का वोट पाकर सरकार बना लेते हैं तो उन पर वादों को पूरा करने के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बाध्यता नहीं। यानी रेवड़ी की राजनीति के तहत वो जनता से वायदे करके उसे पूरा करने के लिए किसी नियम से नहीं बंधे होते। मसलन नीतीश कुमार जिनकी सरकार है, या फिर तेजस्वी यादव जो सरकार बनाने का दावा कर रहा है, अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर वो इन वायदों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से लाए। मसलन बिहार में 2025-2026 का बजट करीब 3,16,000 करोड़ रुपये, जिसमें करीब 55,737 करोड़ का लोन लिया जाना तय है और बिहार पर 4,04,107 करोड़ का बकाया है। जैसा कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से लेकर और दूसरे मद में खर्च हो जाता है। ऐसे में जो रेवड़ी की राजनीति के तहत जो वायदे पूरे किए जाते हैं उसे पूरा करने के लिए पैसा नहीं बचता है। हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो या और भी दूसरे प्रदेश इसकी मिसाल हैं, जहां सैलरी देने तक के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में पार्टियां जो घोषणाएं कर रही हैं उनके लिए पैसा कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अकेले तेजस्वी ने हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का वायदा किया है। उसे पूरा करने में ही हजारों नहीं लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। जहां तक बात 2020 में एनडीए सरकार के किए वायदे की, तो तब भी नीतीश ने 19 लाख नौकरी रोजगार का वायदा किया था, लेकिन उसमें से कितना पूरा हुआ, इसकी एक मिसाल यह है कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों के 3.25 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली। इसके अलावा राज्य की ओर से स्वीकृत पदों के मुताबिक SCERT में 31% और डाइट में 19.69% शैक्षणिक पद खाली। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में रेगुलर डॉक्टर, ग्रेड ए नर्स और ANM के 59,834 स्वीकृत पदों में से 27,835 पद खाली। यानी इतना तो साफ है कि विपक्ष हो या सत्ता में रहने वाली पार्टियां, वो वायदे करने के बाद उसे पूरा करने के लिए जिम्मेदार या बाध्य नहीं होती। जैसा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को टारगेट मिला हो तो उसे पूरा करना ही पड़ता है, नहीं तो उस पर कार्रवाई तय है। लेकिन सरकार टारगेट या वादा पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर उसे कोई सजा दे सकता है तो वह भी जनता ही है जो उसे अगली बार वोट नहीं देकर सत्ता से हटा सकती है। जबकि देखा जाए तो इस देश में नेता अपने लिए सुविधाओं का अंबार लगाए हुए, जैसे विधायकों की सुविधा को ही सुन तो आपको हैरानी हो। अगर बात करें बिहार में विधायकों की सैलरी और दूसरी सुविधाओं के बारे में, तो यहाँ विधायकों को बेसिक सैलरी
50,000 रुपये मिलती है। क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपये, दैनिक बैठक भत्ता 3,000 रुपये, स्टेशनरी भत्ता 15,000 रुपये, पर्सनल असिस्टेंट भत्ता 40,000 रुपये। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो ये 1,43,000 से भी ज़्यादा बैठता है और इसमें समय समय पर इजाफा भी होता रहता है। इसके अलावा कई बोनस और आवास पहले से उपलब्ध है। साथ ही रेल या हवाई यात्रा कूपन 4 लाख रुपये सालाना, वाहन लोन के लिए 25 लाख रुपये तक, जबकि पेंशन 45,000 रुपये महीना के साथ 4,000 रुपये साल, जितने साल विधायक रहे उसके अनुसार। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद कहने को क्या रह जाता है? पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन जात पात के चक्कर में अपने कीमती वोट की कीमत नहीं समझ पाती। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार भी फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ हैं। तो सबसे पहला सवाल अमित जी आपसे ही लेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि 2020 के चुनाव को बहुत करीब से आपने देखा था। उस दौरान जो घोषणा पत्र तमाम पार्टियों की जारी हुए थे, उसमें कितना अमल किया गया जब सरकार उनकी बनती है, और उसके बाद 2025 में क्या उन तमाम बिंदुओं को आप अभी भी पाते हैं 2025 में, जिनका वादा तो 2020 में हुआ था लेकिन अब फिर से 2025 में उनको फिर से रिपीट कर दिया गया हो? आलोक जी, देखिए जितने भी घोषणा पत्र होते हैं सन 1990 से अगर अध्ययन किया जाए तो सरकारें इतनी अधिक घोषणाएं करती है जितना राज्य का या सेंट्रल का बजट नहीं होता है। अब कोई भी सरकार का जब बजट आपका 3 लाख करोड़ रुपए का है और अगर आप जो है 12 लाख करोड़ रुपए सालाना का घोषणा करेंगे तो पूरा कहाँ से करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि जनता को भी समझना पड़ता है कि ये वादे हैं और ये चुनावी वादे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मतदान के बाद पार्टियां जीतती हैं और पूरा नहीं करती हैं, और जब दोबारा फिर जनता की अदालत में जाती हैं तो पिछली घोषणाओं के बारे में जब जनता पूछती है तो कह देते हैं कि ये तो जुमले थे, ये नारे थे। तो कहते हैं ना, वादे का क्या, वादों का क्या करना। तो चुनाव का जो मौसम है तो इस तरह से घोषणाएं हो रही है, तभी चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष उसमें ज्यादा जवाबदार होता है। हम समझते हैं विपक्ष तो चलिए लोग प्रलोभन दे रहा है कि मैं ये करूंगा और उससे वोट में कर देना, लेकिन सत्ता पक्ष भी इस तरह की जो घोषणाएं कर रहा है, फिर की रेवड़ियां बांट रहा है चुनाव में। तो इससे क्या है, इससे जो है सरकार का बजट भी खराब हो रहा है और एक मध्यम वर्गीय लोग जिनकी गाड़ी कमाई टैक्स के जरिए सरकार तक पहुंचती है, उनका उस पैसे का विकास की बजाय घोषणाएं करके उसको अमल नहीं कर पाने में और उस ज्यादातर पैसे वेस्टेज हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई मैनिफेस्टो बनाता है तो चुनाव आयोग को ये संज्ञान लेना चाहिए या कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि आप वही बात लिखे जो जनता को कर सकते हैं। घोषणा पत्र को एक शपथ पत्र की तरह समझने की जरूरत होनी चाहिए, ना कि घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र हो। आज हम देख रहे हैं कि बिहार में अभी चुनाव है, 2020 में जो घोषणाएं हुई उन घोषणाओं का 50% भी काम 2025 में पूरा नहीं हुआ। अब 2025 का जब चुनाव आया तो उसमें भी बड़ी घोषणाएं हुई। पिछले 2020 के चुनाव से 10 गुना ज्यादा घोषणाएं हो गई 2025 में। अब 2025 की घोषणाओं का क्या होगा? पहले फेज का मतदान हो चुका है, दूसरे फेज का मतदान होना है। जो भी पार्टी है आलोक, वो मैं ये समझता हूँ कि उनको यदि कोई घोषणा कर रहे हैं तो उनको ब्लूप्रिंट भी जनता को देना चाहिए। और मेरी ऐसी समझ है कि वोटरों को भी ये मांगने का अधिकार है कि भाई आप ये जो काम कर रहे हो कैसे करोगे। जाहिर सी बात है कि अगर एक आदमी अपने आय से अधिक खर्च की बात करता हो तो या तो डेप्थ में जाएगा या अर्निंग रिसोर्सेज का बताएगा। अगर अर्निंग रिसोर्सेज नहीं डेवलप कर पाएगा तो डेप्थ में जाएगा और स्टेट की पर कैपिटा इनकम और पर डेप्थ को पर डेप्थ बढ़ेगा। और स्टेट का जब डेप्थ बढ़ेगा तो कई सारे स्टेटें देख रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में आज क्या स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही, सरकारी कर्मचारियों को टाइम नहीं। कई सारे ऐसे प्रदेश है जहाँ की लोगों अपनी योजनाओं को पूरी करने के चक्कर में जो जरूरी कार्य है वो नहीं होते। मेरा ऐसा मानना है कि घोषणा पत्र में स्कूल हॉस्पिटल इनकी बात होनी चाहिए और उनको पूरा करना चाहिए। घोषणा वही करे कोई भी पार्टी जिसको कि सरकार आने पर पूरा करने में सक्षम हो। ऐसे कोई भी घोषणाएं न करे, क्योंकि देखिए जनता जो है वो मतदान करने जब जाती है
तो 10% जनता, 5% जनता ऐसी होती है जो इन लोक लुभावन वादों पर भरोसा करके और मतदान कर देती है और बाद में वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। अगली बार जब चुनाव आता है तो फिर सोचती है विकल्प नहीं है तो उसी घोषणा को मान लेती है। तो ये एक अच्छा नहीं है, घोषणा को होनी चाहिए। और आप खुद देखिए, आलोक उठा करके घोषणा पत्र में 90 के बाद चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, तो घोषणाओं में जो घोषणा की है उसका कितना परसेंट पूरा करें। मेरे हिसाब से तो 20% भी लोग डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। 100% तो अमल करना दूर की ही बात है। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से तमाम बिंदु यहाँ पर समझाने के लिए।